वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑल। पिछले वीडियो में हमने पार्ट 1 यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, उसके साथ में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के सारे स्टेट्स और यूटीज़ देख लिए थे। इस वीडियो में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और वो है सिटीज़नशिप। ठीक है, तो सबसे पहले तो सिटीज़न होता क्या है। देखिए, जैसे हम बात करते हैं ना कि मैं एक इंडियन सिटीज़न हूँ। सिटीज़न का मतलब होता है कि किसी देश का सिटीज़न होने का मतलब होता है कि उस देश में आपको पॉलिटिकल और सिविल राइट्स गारंटीड हैं। ठीक, पॉलिटिकल राइट्स मतलब आपको वोट करने का अधिकार है, आपको इलेक्शन कंटेस्ट करने का भी राइट है। इस तरह से आपको पॉलिटिकल राइट्स हैं। कंटेस्ट करने का मतलब आपको इलेक्शंस में, चुनाव में खड़े होने का पूरा अधिकार है। ठीक, सिविल राइट्स का मतलब होता है जो राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ के थ्रू लोगों को गारंटी किए जाते हैं। ठीक है, जैसे फंडामेंटल राइट्स हो गया। ठीक है, इस तरह से जो भी राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ के थ्रू गारंटी दिए जाते हैं उन्हें सिविल राइट्स कहते हैं। और पॉलिटिकल राइट्स का मतलब भी मैंने आपको समझा दिया। तो अगर हम कहते हैं कि मैं इंडियन सिटीज़न हूँ, मतलब इंडिया में मुझे सिविल और पॉलिटिकल राइट्स गारंटीड हैं। जैसे अगर कोई यूएसए का सिटीज़न है तो वहाँ पे उसको पॉलिटिकल और सिविल राइट्स गारंटीड होंगे। तो ये हो गई कि सिटीज़न का मतलब क्या होता है। अब हम सिटीज़नशिप जो है कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 2 में लिखी हुई है। ठीक है, इसमें आते हैं आर्टिकल 5 से लगा करके 11 तक। ठीक, तो हम पहले एक एक करके आर्टिकल 5 to 11 डिस्कस कर लेते हैं कि किस आर्टिकल में क्या क्या लिखा हुआ है, सो दैट जब आप अपना रिसोर्स, अपना स्टैंडर्ड रिसोर्स पढ़ेंगे तो आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो पहला इस पार्ट में जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 5, जो कि बात करता है डोमिसाइल की। अब डोमिसाइल मतलब क्या होता है। डोमिसाइल मीन्स परमानेंट होम, मतलब जहाँ पे भी आप परमानेंटली सेटल होना चाहते हैं, रिसाइड करना चाहते हैं, वो होता है डोमिसाइल। तो आर्टिकल 5 कहता है कि अगर कोई भी ऐसा इंसान है जिसका डोमिसाइल इंडिया है, यानी कि वो इंडिया में अपना परमानेंट होम या रेसिडेंस रखना चाहता है, इंडिया में ही रहना चाहता है, ठीक है, उनके लिए सिटीजनशिप कैसे ली जा सकती है वो बताया गया है। आर्टिकल 5 में एक तो मैंने आपको बताया कि डोमिसाइल होता है, तो ये तो एक कंडीशन हो गई कि जो लोग भी डोमिसाइल के बेसिस पे, यानी कि परमानेंट होम या परमानेंट रेसिडेंस या परमानेंटली सेटल होना चाहते हैं इंडिया में, उनके लिए है ये आर्टिकल। ठीक, आर्टिकल 5 इसमें कहता क्या है। इसमें कहता है कि ये काम जो भी लोग करना चाहते हैं उनके लिए 3 कंडीशंस दी गई हैं, जिनमें से किसी एक का पूरा होना ज़रूरी है। वो कहता है कि सर, या तो वो इंसान जिसको डोमिसाइल के बेसिस पे इंडिया में सिटीजनशिप चाहिए, या तो वो खुद इंडिया में पैदा हुआ हो, बॉर्न इन इंडिया, या फिर उसका कोई पेरेंट, ईदर पेरेंट यानी कि दोनों मम्मी पापा में से कोई एक, या फिर दोनों, बोथ, ये इंडिया में पैदा हुए हों, यानी कि इंडियन सिटीजन्स हों। ठीक, बॉर्न इन इंडिया, टू बी प्रिसाइज ये लिखा हुआ है कि दे शुड बी बॉर्न इन इंडिया। या तो ये कंडीशन फुलफिल हो रही हो, या फिर अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है और फिर भी वो इंसान इंडिया में डोमिसाइल चाहता है, यानी कि परमानेंट होम चाहता है, वो कैसे इंडियन सिटीज़न बन सकता है। उसमें लिखा है कि जो इंसान हो, ही शुड ऑर्डिनरली रिसाइड या ही शुड बी ऑर्डिनरली रेसिडेंट इन इंडिया for at least 5 years just before
कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये लिखा है। अब इसका मतलब क्या होता है, काफ़ी टेक्निकल लैंग्वेज में लिखा है, तो इसका हम आम भाषा में मतलब समझ लेते हैं। इसमें लिखा है कि अगर ये भी कंडीशन फुलफिल ना हो रही हो, बॉर्न इन इंडिया, और ये भी कंडीशन फुलफिल ना हो रही हो, तो क्या हो कि जो इंसान डोमिसाइल के बेसिस पे इंडियन सिटीजनशिप चाहता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट से पहले, कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट से पहले इंडिया में 5 साल से रह रहा हो। ठीक, अब इसमें एक कैच है कि यहाँ पे लिखा है जस्ट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जस्ट बिफोर का मतलब क्या है, देखिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब कमेंस हुआ था, कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950, राइट। तो अगर हम इससे 5 साल पहले जाएं तो क्या बनेगा, 26 जनवरी 1945, ठीक, यही तो बने 5 साल। तो इस डेट से लगा करके इस डेट तक वो इंडिया में ही रिसाइड कर रहा हो, इंडिया में ही रह रहा हो, मतलब कंटिन्यूअसली 5 साल वो इंडिया में रह रहा हो इस डेट के बीच में। क्यों हमने ऐसा कहा है, क्योंकि देखिए अगर आप 1947 का टाइम देखें तो इंडिया और पाकिस्तान बने, ठीक है, इंडिया का बंटवारा हुआ, काफ़ी ज़्यादा लार्ज स्केल पे माइग्रेशन हुआ, कुछ लोग इंडिया छोड़ के पाकिस्तान गए, कुछ लोग पाकिस्तान छोड़ के इंडिया आए, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ये माइग्रेशन वाली चीज़ हो रही थी, ठीक है। कईयों ने अपना डिसीजन बाद में चेंज भी किया, कई लोग पाकिस्तान पहले माइग्रेट हुए और उसके बाद फिर वो लौट के इंडिया गए, तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा था उस टाइम पे, और बहुत ज़्यादा अब देखेंगे कि प्रोटेस्ट वगैरह, कितना खून खराबा सब कुछ हुआ उस पीरियड में। तो ये देखने के लिए, ये कंफर्म करने के लिए कि इस टाइम पीरियड में आप इंडिया में ही रह रहे थे, मतलब आपकी एलिजियंस जो थी वो इंडिया को ही थी, आपने इंडिया को ही अपना घर चुना, अपना डोमिसाइल चुना, अपना परमानेंट होम चुना। इसीलिए ये कंडीशन रखी गई है कि अगर आप इंडिया में पैदा नहीं हुए हैं, या फिर आपके दोनों पेरेंट्स या दोनों में से कोई एक भी इंडिया में पैदा नहीं हुआ है, ये दोनों कंडीशन अगर फुलफिल नहीं हो रही हैं, तो कम से कम 26 जनवरी 1945 से लगा करके 26 जनवरी 1950 तक, यानी कि 5 साल जस्ट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आप इंडिया में एक रेसिडेंट थे, यू वर ऑर्डिनरली रेसिडेंट इन इंडिया। ठीक, तो ये बात हो गई हमारे आर्टिकल 5 की। आई होप ये आपको क्लियर है। अब बात कर लेते हैं आर्टिकल 6 की। आर्टिकल 6 कहता है कि जो लोग पाकिस्तान से इंडिया आए उनको कैसे सिटीजनशिप दी जाएगी, ठीक है, कैसे दी जाएगी सिटीजनशिप। अच्छा देखो, सिटीजनशिप का ना बहुत इम्पोर्टेंस होता है। अगर इंडिया को एज अ नेशन, एज अ कंट्री यही नहीं पता होगा कि कौन इंडियन सिटीज़न है, कौन इंडियन सिटीज़न नहीं है, ठीक है, किसको सिविल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स गारंटीड हैं, किसको नहीं है, तो बहुत सारे कंसर्न्स हो सकते हैं, बहुत सारे सिक्योरिटी कंसर्न्स हो सकते हैं। हो सकता है कल को कहीं पे इलेक्शन हो और बाहर से कोई बंदा आके या आके उसको कंटेस्ट करने लगे, इलेक्शन में खड़ा हो जाए और आगे चल के कुछ और दिक्कतें हो जाएं। भाई जो हमारे देश का ही नहीं है वो इलेक्शन में खड़ा होगा, तो ये तो सही बात नहीं है, वो हमारे देश को जानता ही नहीं है, या हो सकता है कि वो किसी इल विल से, किसी और इरादे से भी आया हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से सिटीज़नशिप का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, कि इसीलिए आप देखेंगे कि ज़्यादातर हर कंट्री में होता है कि सिटीज़नशिप देखी जाती है कि आप किस कंट्री के सिटीज़न हैं या नहीं हैं, ठीक है। तो अब हम वापस आ जाते हैं हमारे टॉपिक पे। वो ये है कि आर्टिकल 6 में कहा गया कि अगर कोई भी इंसान पाकिस्तान से माइग्रेट करके इंडिया आया है तो उसको कैसे मिलेगी सिटीज़नशिप, ठीक है। तो इसमें 3 कंडीशंस हैं। पहली जो कंडीशन है वो कंपलसरी कंडीशन है कि जो इंसान होगा ही और either of its parents or both should be born in India। मतलब
मतलब जो इंसान पाकिस्तान से माइग्रेट करके आया है वो खुद या फिर उसके दोनों पेरेंट्स या एटलीस्ट दोनों पेरेंट्स में से कोई एक अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुआ हो, अनडिवाइडेड इंडिया में, ठीक। उसके साथ में 2 कंडीशंस रखी गई हैं जिनमें से कोई भी एक फुलफिल हो सकती है, ठीक है। इसमें कहा गया कि अगर कोई भी इंसान 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट करके आ चुका है तो वो ऑटोमेटिकली इंडिया का सिटीज़न है, ठीक है। उसको किसी भी तरह के रजिस्ट्रेशन वगैरह की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली सिटीज़न है। लेकिन अगर कोई भी इंसान 19 जुलाई 1948 के बाद आया है तो उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ठीक। उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और यहाँ पे भी ये कंडीशन है कि रजिस्ट्रेशन के 6 महीने पहले से आप इंडिया में रह रहे हो, आप इंडियन रेसिडेंट हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने वर्ड रेसिडेंट यूज़ किया है, सिटीज़न नहीं, क्योंकि सिटीज़नशिप तो अभी मिलेगी ना रजिस्ट्रेशन के बाद। रेसिडेंट मतलब आप यहाँ पे रह रहे हो। अब क्वेश्चन ये आता है कि आपने 19 जुलाई 1948 ही क्यों बोला, आप कोई भी और डेट बोल सकते थे, ठीक। 19 जुलाई 1948 हमने इसलिए बोला क्योंकि इसी डेट पे इंडिया में परमिट सिस्टम स्टार्ट हुआ था, ठीक है। मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि देखिए जब माइग्रेशन हो रहा था तब काफ़ी ज़्यादा ना केओटिक हो गया था माहौल, ठीक है। इतने ज़्यादा केओस में ये समझ ही नहीं आता था कि कौन इंडियन सिटीज़न है कौन नहीं है, किसके पास डॉक्यूमेंटेशन है किसके पास नहीं है। इस वजह से अब देखिए 19 जुलाई 1948 अगर आप ध्यान से देखें तो हमें आज़ादी कब मिली है, 15 अगस्त 1947, तो लमसम 1 साल होने को आया है, ठीक है। तो अब सरकार को लग रहा था कि अब माइग्रेशन काफ़ी हद तक हो चुका है, ठीक है। लोगों ने अपनी अपनी चॉइसेस बना ली हैं और अब हमें ज़रूरत है एक प्रॉपर परमिट सिस्टम की, यानी कि अब जो भी इंडिया में आएगा उसको परमिट लेना पड़ेगा, यानी कि उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा अपना, ठीक है। आप ऐसे फ्री में, मतलब फ्री से मेरा मतलब है आप इतना उसको इजी लेके चलते चलते इंडिया में नहीं आ सकते। अब आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा क्योंकि अभी हम देखें इस पीरियड में बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी कंसर्न्स भी थे, ठीक है। दंगे फसाद हो जाते थे, लोगों के बीच में बन नहीं रही थी, देश जो है रिलीजन के बेसिस पे डिवाइड हो गया था, ठीक है। तो इस तरह से 19 जुलाई 1948 पे परमिट सिस्टम आया तो इसीलिए ये कंडीशन रखी गई कि अगर आप 19 जुलाई 1948 से पहले आ गए हैं तो आप ऑटोमेटिकली इंडिया के सिटीज़न हैं। बट अगर आप 19 जुलाई 1948 के बाद आए हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन कराने की जो कंडीशन थी वो ये थी कि रजिस्ट्रेशन से 6 महीने पहले से आप इंडिया में रह रहे हों, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आर्टिकल 7। क्या कहता है आर्टिकल 7? आर्टिकल 7 कहता है कि मान लो कोई जना इंडिया से पाकिस्तान गया, ठीक है, बाद में उसकी चॉइस बदल गई एंड ही और शी लेटर रिटर्न्ड टू इंडिया। बाद में उसको लगा कि नहीं मुझे इंडिया ऑप्ट करना चाहिए, पाकिस्तान नहीं, तो वो पाकिस्तान से दोबारा माइग्रेट करके इंडिया आ गया। इन लोगों को भी सिटीजनशिप मिलेगी, ठीक है। बट इनकी क्या कंडीशन होगी, इनकी भी वही सेम कंडीशन होगी कि सर आप पहले रजिस्ट्रेशन कराएंगे, और रजिस्ट्रेशन की कंडीशन क्या है अभी मैंने आपको बताई कि आप 6 महीने पहले से इंडिया में रह रहे हो, सीधी सादी यही कंडीशन है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन के 6 महीने पहले से आप इंडिया में रह रहे हो, ठीक है। यानी कि डेट ऑफ एप्लीकेशन, अगर आप इसको और ज़्यादा, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन खोल के देखेंगे तो वहाँ पे ये लिखा है कि प्रीसीडिंग द डेट ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि अप्लाई करने से 6 महीने पहले। प्रीसीडिंग का मतलब होता है बिफोर, ठीक है। तो 6 महीने पहले से आप, डेट ऑफ एप्लीकेशन के 6 महीने पहले से आप इंडिया में रह रहे हो।
सीधी सिंपल स्पष्ट बात, ठीक है। अब आ जाते हैं आर्टिकल 8 पे। आर्टिकल 8 बात करता है पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन की। अब ये क्या नया शब्द आ गया, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन। पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन का मतलब होता है वो इंसान जिसका बर्थ, सॉरी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का मतलब होता है, जैसे मान लो कोई ए इंसान है, ठीक है, ये इंसान के पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया में पैदा हुए हैं, लेकिन अभी हाल फिलहाल ये जो ए इंसान है, ही और शी इज रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, ठीक है। हो सकता है ये इंडिया में पैदा हुआ हो सकता है ना हुआ हो, पता नहीं, लेकिन इनके जो पेरेंट्स हैं वो पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया में पैदा हुए थे, और अभी ये जो ए इंसान है, ये ही और शी इज़ रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, मतलब ये इंडिया के बाहर रह रहे हैं। इस इंसान को अगर सिटीजनशिप चाहिए, इंडियन सिटीजन बनना है, तो क्या करना पड़ेगा, ये बताता है हमको आर्टिकल 8, ठीक है। अच्छा, तो हम देख लेते हैं कि क्या चीज़ लिखी है। अगर इस ए इंसान को इंडियन सिटीजनशिप चाहिए तो इनकी सीधी सी चीज़ ये है कि इनको रजिस्टर कराना पड़ेगा। जैसे मान लो ये यूएसए में रहते हैं, ठीक है, तो यूएसए में भी कोई तो डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव होगा इंडिया का, डिप्लोमेटिक और कंस्यूलर रिप्रेजेंटेटिव होगा इंडिया का, जो इंडिया को रिप्रेजेंट करता होगा वहाँ पे। जैसे आपको पता ही होगा, और सारे देशों में इंडियन एम्बेसी होती है, हमारे देश में भी कई सारी एम्बेसीज हैं, तो वो होते हैं डिप्लोमेटिक या कंस्यूलर रिप्रेजेंटेटिव, ठीक। तो इस यूएसए में भी इंडिया का कोई डिप्लोमेटिक या कंस्यूलर रिप्रेजेंटेटिव होगा, ठीक। इस डिप्लोमेटिक या कंस्यूलर रिप्रेजेंटेटिव के साथ ये ए इंसान जाके रजिस्टर कराएगा कि सर मैं एक पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हूँ, यानी कि मेरे पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स जो भी उसके इंडिया में पैदा हुए होंगे वो उनको बताएगा, ठीक है, और इस तरह से उसको इंडियन सिटीजनशिप मिलेगी। अब यहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन ज़रूरी नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट से पहले हुआ हो या बाद में हुआ हो। कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि कमेंसमेंट मतलब लागू होना। तो कब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। तो इससे पहले चाहे रजिस्ट्रेशन हुआ हो चाहे इसके बाद हुआ हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कब हुआ। बस ये एक कंडीशन दी गई है कि कोई भी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होगा। इंडियन ओरिजिन का मतलब, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का मतलब उनके पेरेंट्स या कोई भी एंसेस्टर्स जो हैं वो अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए होंगे, और अभी हाल फिलहाल ये ए इंसान जो है इंडिया के बाहर रहता है, यानी कि किसी फॉरेन कंट्री में रहता है, तो वो इन डिप्लोमेटिक या कंस्यूलर रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ अगर खुद को रजिस्टर करा देता है, यानी कि इंडिया को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यूएसए में जो इंडियन डिप्लोमेट या इंडियन रिप्रेजेंटेटिव होगा, जैसे मान लो वहाँ पे इंडियन एम्बेसी होगी, ठीक है, उसके साथ में अगर ये रजिस्टर करा देते हैं खुद को, तो इनको इंडियन सिटीजनशिप मिलेगी। ठीक बात, सरल बात। अच्छा, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि आर्टिकल 9 क्या कहता है। बहुत सिंपल सी भाषा में आर्टिकल 9 ये कहता है कि सर इंडिया में ना सिंगल सिटीजनशिप चलेगी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि इंडिया में अगर आपके पास किसी ए बंदे के पास इंडिया की सिटीजनशिप है, वो इंडियन सिटीजन है ऑलरेडी, तो वो किसी भी और कंट्री की XYZ किसी भी कंट्री की सिटीजनशिप नहीं ले सकता। अगर आप इंडियन सिटीज़न हैं तो आप सिर्फ इंडियन सिटीज़न हैं, ना आप यूएसए के सिटीज़न है, ना आप कनाडा के सिटीज़न है, कहीं के भी नहीं है। और अगर आपने किसी और कंट्री की सिटीज़नशिप ली, आप किसी और कंट्री के सिटीज़न बने, तो ऑटोमेटिकली आपकी इंडियन सिटीज़नशिप जो है वो कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो एक बार ये PYQ में भी है आपके कि पहले ये क्वेश्चन आ चुका है कि इंडिया में
डुअल सिटीजनशिप है या सिंगल सिटीजनशिप है, तो इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल 10 की, जो कि पहले ये भी PYQ में आ चुका है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये कहता है कि सर आपकी जो सिटीजनशिप है ना, वो बिल्कुल ही गारंटीड या परमानेंट नहीं है। ठीक है, पार्लियामेंट अगर चाहे तो वो लॉ के ज़रिए आपकी सिटीजनशिप ले भी सकता है। ठीक है, तो आप ये मत समझिएगा कि कोई भी इंसान अगर इंडियन सिटीजन है तो उसकी सिटीजनशिप अनंत काल तक चल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। पार्लियामेंट चाहे तो लॉ के थ्रू उनकी सिटीजनशिप को कैंसिल कर सकता है। उसका रीज़न हो सकता है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, वो हम आगे भी देखेंगे कि क्या क्या कारण हो सकते हैं, पर फिलहाल आर्टिकल 10 में ये चीज़ लिखी हुई है। आर्टिकल 11 कहता है कि सिटीजनशिप से रिलेटेड कोई भी फैसला अगर लिया जाएगा, जैसे अगर किसी को सिटीजनशिप चाहिए, हमने 2-3 कैटेगरीज तो इधर डिस्कस कर ली पहले आर्टिकल्स में, बहुत सारी और कैटेगरीज भी हो सकती हैं। उसका प्रोसेस क्या होगा, उसकी डिटेल्स क्या होंगी, आपको कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे, क्या होगा, कैसे होगा, ये सब सिटीजनशिप से रिलेटेड जो भी बात होगी, जो भी चीज़ें होंगी, ये इसके लिए लॉ बनाने की पावर सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट को है। ठीक है, और इसकी डिटेल्स आपको पार्लियामेंट लॉ के थ्रू देगा। इसी के चलते पार्लियामेंट ने बनाया इंडियन सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। ठीक है, तो ये जो इंडियन सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 है, इसका बेसिस क्या है, आर्टिकल 11, जो कि कहता है कि सिटीजनशिप से रिलेटेड जो भी बातें होंगी, चीज़ें होंगी, डिटेल्स होंगे, प्रोसेस होंगी, किसी को सिटीजनशिप एक्वायर करनी है, किसी की टर्मिनेट हो रही है मतलब हट रही है, हटाई जा रही है, उसकी जो भी डिटेल्स होंगी, जो भी प्रोसेस होंगे, वो आपको पार्लियामेंट लॉ के थ्रू बताएगा। और इसीलिए पार्लियामेंट ने ये एक्ट निकाला, इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955, जो कि टिल डेट 6 टाइम्स अमेंड हो चुका है। ये भी एक PYQ है, और आगे भी हो सकता है आपको एक पॉइंटर के फॉर्म में या एक मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में पूछा जाए, टेस्ट किया जाए। ठीक है, तो ये 6 टाइम्स अमेंड हो चुका है। ठीक है, तो ये हमारी बात हो गई कि सिटीजनशिप से रिलेटेड आपके कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 2 में आर्टिकल 5 से 11 में क्या लिखा हुआ है। अभी इसमें काफ़ी कुछ बाकी है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसे हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इस एक्ट में लिखा हुआ है कि सिटीज़नशिप एक्वायर करी जा सकती है, उसका बेसिस क्या क्या हो सकता है, कैसे सिटीज़नशिप, पार्लियामेंट आपसे सिटीज़नशिप ले भी सकता है तो कैसे ले सकता है। ठीक है, PIO का मतलब क्या होता है, यानी कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का मतलब हम जानेंगे, और थोड़ा डिटेल में थोड़े एग्जांपल्स के साथ में हम जानेंगे कि ओवरसीज सिटीज़न का मतलब क्या होता है, NRI का मतलब क्या होता है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको समझ आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत आई हो, कुछ भी कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत आ रही हो, तो आप कमेंट करके अपना डाउट पूछ सकते हैं। हम उसके लिए शॉर्ट बना देंगे ताकि आपका कंसेप्ट बिल्कुल ही क्लियर हो जाए। थैंक यू सो मच।